नमस्कार। सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही खास मेहमान को लाए हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए। संजय हेगड़े जाने माने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, जिनको आप हमारे कई शोज में देखते हैं, सत्य हिंदी पे बहुत दफे आते हैं। और आज एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिसपे हम उनसे समझना चाहते हैं और आप तक उनकी बात पहुंचाना चाहते हैं। यह है सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर जिसके तहत अब ऐसा लगता है कि जो स्टेट के गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के यहाँ एक टेंडेंसी हो गई थी बिल्स के ऊपर बैठने की, स्लीपिंग ओवर बिल्स, क्योंकि एंडलेसली पड़े रहते थे बिल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है कि 3 महीने से ज्यादा समय नहीं ले सकते गवर्नर्स या प्रेसिडेंट किसी भी बिल पे, और अगर उनको रखते हैं तो उसकी वजह बताएं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि अभी तमिलनाडु में इसका एक उदाहरण उसी को लेकर के ऑर्डर इशू हुआ है कि तमिलनाडु के गवर्नर, जिनके बारे में काफी कंट्रोवर्सीज रही हैं, उन्होंने किस तरीके से प्रदेश के 10 बिल्स जो पास किए गए थे तमिलनाडु विधानसभा द्वारा, उस पे वो बैठे रहे और महीनों बैठे रहे। नतीजा उसी को लेकर के जब तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई तो अभी ये आदेश आया और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये औरों पे भी अंकुश लगाएगा क्योंकि ये आदत सी एक पड़ गई है। और इसमें केंद्रीय सरकार, अमूमन देखा गया है कि जहां जहां केंद्रीय सरकार नहीं चाहती है कि किसी प्रदेश में कोई पर्टिकुलर चीज उतरे पटरी पे, उसको इस तरह रोका जाता है। क्योंकि आपने देखा है हाल में बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा अपॉइंट किए गए गवर्नर्स, वो पॉलिटिशियंस ज्यादा हैं, गवर्नर कम है। तो ऐसा ही कुछ तमिलनाडु में भी हुआ था और जिस तरीके से बिल्स को रोका गया, उसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त व्यू लिया है। और ये पहली बार हो रहा है इस देश में कि इस तरीके का अंकुश लगाया जा रहा है, जो कि शायद बहुत जरूरी था। इसी पे हम बात कर रहे हैं संजय हेगड़े जी के साथ, और जो कि मैंने बताया आपको कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं, समझाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर संजय हेगड़े आपका। ये जो आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? अभी तक इस तरीके का तमिलनाडु में तो सामने आया है, लेकिन और भी स्टेट गवर्नमेंट्स कंप्लेन करती रही हैं कि ये टेंडेंसी काफी है गवर्नर्स में भी, और जब भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तो प्रेसिडेंट भी लेके बैठ जाते हैं। जी। देखिए, भारत एक फेडरल कंट्री है, एक संघ है अलग 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 प्रदेशों का, और हर प्रदेश में एक जनता से चुनी जाने वाली सरकार है और एक गवर्नर साहब है जिसे केंद्र भेज देता है। पर गवर्नर चुना नहीं जाता है। हम किसी भी डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने लेजिस्लेचर में, अपने पार्लियामेंट में कोई भी कानून बनाना चाहती है, उस पर वो तब कमल नहीं आता जब तक गवर्नर या राष्ट्रपति का सिग्नेचर ना हो। संविधान में कई प्रावधान है जिसके तहत गवर्नर ये कह सकता है कि ये इस बिल को मैं प्रेसिडेंट के आदेश के लिए रिजर्व करूंगा, यानी मैं सेंटर से पूछूंगा ये सही है या नहीं है, नहीं। या वो उसे नकार सकते हैं। और अगर वो नकार ले और फिर वापस वही कानून वापस लेजिस्लेचर में पास हो जाता है तो फिर उन्हें अनुमति देना पड़ता है। पर क्या हो रहा था, बहुत सारे जो गवर्नर थे, अगर उन्हें किसी कानून से उन्हें कोई पॉलिसी डिसीजन या कुछ उन्हें अच्छा नहीं लगता तो वो उसे साइन ही नहीं करते थे, नहीं करते या उस पर सिर्फ पत्र व्यवहार करते थे और फिर बाद में प्रेसिडेंट के वहां भेज देते थे। ये ना सिर्फ तमिलनाडु में हुआ है, उससे पहले पंजाब में भी हुआ था। पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और पंजाब सरकार के पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने पहले उसके गवर्नर को आदेश दिया था। उसके बावजूद भी
तमिलनाडु की जो गवर्नर साहब थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट उस पंजाब वाले जजमेंट का पे ध्यान भी नहीं दिया। नहीं दिया। तो राइट। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि साहब आप 10 बिल पे सोए रहे थे, आपने हाँ। बाद में उसे प्रेसिडेंट को भेज दिया था, एक बार वापस असेंबली में पास होने के बाद। राइट। ये आप नहीं कर सकते हैं। कर सकते हो। हम्म। और सुप्रीम कोर्ट के से उस अनुच्छेद 142 के अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इन बिल्स को पारित मान लिया है। यानी ये बिल्स अब ऐसे पहले 10 बिल है जो गवर्नर के हस्ताक्षर के बगैर चलिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पर ही वो कानून बन गए हैं। राइट। अच्छा, जो जो पेंडिंग बिल्स थे क्या ऑटोमेटिकली वो बन गए, पास माने जाएंगे? जो ये 10 बिल्स जिनका मेन जिक्र था इसमें, तो इस ऑर्डर के तहत क्या वो बिल्स एनफोर्सेबल हो गए? जी, और सुप्रीम कोर्ट अच्छा। आर्टिकल 142 के तहत उन्होंने कह दिया था कि जब भी वो वापस उस डेट से वो आ गए हैं। तो ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया कि गवर्नर साहब आपका ये जो नकारना वो गलत है, आप फिर इस पे हस्ताक्षर कीजिएगा। वो जो दिवाचर में जो भाई साइन करोगे या नहीं, तो वैसा कुछ नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका सिग्नेचर माना जाएगा के तहत माना जाएगा, डीम हो जाएगा, और डीम टू हैव बीन क्लियर्ड, अब कानून बन जाएगा। तो इसके चलते हुए सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो ये जो बात मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या 3 महीने जो है टोटल पीरियड, इस 3 मंथ्स गवर्नर के साथ पास रह लिया और उन्हें 2 महीना 29 दिन हो जाने के बाद उन्होंने कोई रीजन कोई लगा दिया उसमें और प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया, तो नाउ क्या अनदर 3 मंथ्स वेट करना पड़ेगा? देखिए, एक बार जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हो जाए तो प्रेसिडेंट को भी 3 महीना तो देना पड़ेगा, पर अच्छा। 3+3 मैक्सिमम 6 महीना। 6 महीना हो गया। ये सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, और जो पहले पॉकेट वीटो कहलाया जाता था वो है नहीं। अच्छा, लेकिन ऐसी भी तो सिचुएशन अराइज हो सकती है कि प्रेसिडेंट जो है वो भी 2 महीने 28 दिन पे जाकर के उन्होंने अभी कोई रीजन दे दिया और रिवर्ट कर दिया गवर्नर के पास। ये तो देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये तो जहां मिस्चीवियस गवर्नर होते हैं और जहां सेंट्रल गवर्नमेंट मिसचिफ करने पे उतारू हो जाती है, एंड वी हैव सीन किस तरीके से दे रिजॉर्ट टू ऑल काइंड्स ऑफ ट्रिक्स। तो ऐसी क्या क्या विल दिस अलाउ, इस तरीके का स्कोप है ऐसी हरकत करने का? क्योंकि टाइम लिमिट बढ़ाने का, लिंगर करने के लिए। मैं इस जजमेंट के बाद, ये 400 कुछ पेज के जजमेंट है, इसके बाद मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट से ऐसे टिप्पणियां पाने के बहुत उत्सुक होगा। और अच्छा। जब इस जजमेंट में कह दिया है कि अगर आप इसको नकारते हैं या प्रेसिडेंट के वहां भेजना है, वो 1 महीने के अंदर होना चाहिए, और अगर आप इसे वापस असेंबली को भेजना चाहते हैं तब 3 महीने उसके बाद। हाँ, हाँ। और अगर ये प्रेसिडेंट के वहां जाना है, क्योंकि प्रेसिडेंट का भी अनुमति चाहिए, तब वापस 3 महीने का टाइम दिया गया है। पर
ओके ओके पर ओके, सो हर चीज के लिए अभी टाइम लिमिट सेट है। और राइट, मैं ये नहीं मानता हूं कि 90 दिन से ज्यादा रोकने की कोशिश होगी। अच्छा, मतलब कुछ तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसे कि बहुत सी चीजें ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई जो तब बनाने वालों ने सोचा नहीं था कि पॉलिटिशियंस का लेवल इतना गिर जाएगा, जैसे जैसे आज स्थिति है, और स्पेशली गवर्नर्स का, कि जो बिल्कुल जी पार्टीजन हो बिल्कुल। जाएंगे, वरना इसकी जरूरत नहीं बिल्कुल पड़ती। इस जजमेंट में, एंड में, हम्म, उन्होंने जिक्र किया था कि जब पहले, जब हिंदू कोड बिल बना था, हाँ हाँ, तब प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को उसे साइन करने में कुछ आपत्तियां, अच्छा, उन्हें कोई आपत्ति थी। तो उन्होंने उस वक्त अटॉर्नी जनरल मिस्टर सेटिवार्ड की सलाह ली, और मिस्टर सेटिवार्ड ने कह दिया अच्छा, था कि प्रेसिडेंट जैसे ब्रिटिश मोनार्क का है, उसके खुद का कोई डिस्क्रिशन नहीं। अच्छा, और उसका खुद का क्या नहीं है? उन्होंने दिया कि ये बात, राजेंद्र प्रसाद साहब को, जो वकील थे अपने जमाने के, हाँ, कि आपने आप दिया साइन या करना पड़ेगा। और प्रेसिडेंट साहब उस वक्त के इस सलाह को मान लिए। तो अच्छा, कोर्ट ने उस घटना के को वापस दोहराते हुए गवर्नर्स को भी हिदायत दी है कि जो आपके जो इलेक्टेड गवर्नमेंट कहता है, नॉर्मली आप उसी के तहत काम करेंगे हम्म, और उसी की सलाह राइट, मानेंगे। हाँ हाँ, ये इस जजमेंट में है ये बात। तो जी अब ये बिल्कुल बड़ा है। क्लियर है कि किसी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के की चीज को अगर लटकाना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अब आसानी से कर नहीं पाएगी, और गवर्नर्स को भी सोचना पड़ेगा 10 बार इससे पहले कि वो इस कानून को वायलेट करें। आपको ये जो इसमें और क्या क्या डिटेल्स हैं, हेगड़े साहब, जो फाइनल पॉइंट्स और भी आपने देखे होंगे, अभी तो जाहिर है इतनी अभी आया है, इतना पूरा जजमेंट तो नहीं देखा होगा आपने, लेकिन जो इसके मेन इश्यूज इसमें और क्या क्या हैं जो कि जनता तक पहुंचने चाहिए, जिसका जनता को ये पहुंचना चाहिए कि जो चुनी हुई सरकार है, आपने अपने राज्य को या अपने देश को चुनी हुई सरकार को के हवाले दिया है, और वो जो कानून बनाते हैं उसे जो नॉमिनेटेड जो गवर्नर्स है या इनडायरेक्टली हाँ, इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट है, उस असेंबली या उस पार्लियामेंट में बने कानून को नकार नहीं सकते हैं। हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ना कि कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये 1974 में शमशेर सिंह के केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक मुहावरा दिया था कि नॉट द वाटर्स ऑफ द पोटोमैक, यानी जो वॉशिंगटन डीसी में जो पोटोमैक नदी है, हाँ हाँ ये हाँ हाँ उस पानी हमारी यमुना में नहीं बहती है। हमारे हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पानी है, टेम्स से आती है, जो लंदन में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे हाँ आती है। हाँ, तो राइट आज राइट, भी वही स्थिति बरकरार है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के मतलब ये है कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर जो है, उसकी उसकी जो अथॉरिटी को आप अनइलेक्टेड गवर्नर से आप उसे कम नहीं कर सकते हैं। तो ये दैट वे तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड करते हुए तो ये बहुत बड़ा जजमेंट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। और ये बात इस तरीके के काफी आपने देखे होंगे अपने दौरान कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स की बात को नकारा करके और बुलडोज कर लेते थे। तो ये चीज तो वाकई में बड़ा बड़ा सिग्निफिकेंट होगा आगे के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट्स को जो जो इन लाइन विद द सेंटर नहीं है, जो ऑपोजिशन की जो रूलिंग स्टेट्स हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रेसिडेंट बन जाएगा ना। जी बिल्कुल। और पर इस जजमेंट के बाद मैं ये मानता हूं कि जो गवर्नर साहब थे है तमिलनाडु के, उन्हें अपने पद पर बैठने का कोई अधिकार है नहीं।
मैंने अब तक हम्म। कोई ऐसी जजमेंट नहीं देखी है जहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को के एक्शंस को ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है। हाँ और हाँ मैं ये भी मानता हूं कि दूसरे जो गवर्नर्स दूसरे अलग अलग राज्यों में ऐसे कर रहे हाँ। हैं, उनको तुरंत सारे जो पेंडिंग लेजिस्लेशन है उसे क्लियर कर देना चाहिए जजमेंट के हम्म। दौरान। तो मुझे स्मरण है कि जब प्रेसिडेंट्स रूल का जो रिकमेंडेशन बिहार में हाँ तब के गवर्नर साहब ने दिया था, और उसे जब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था, हाँ तब के गवर्नर थे बूटा सिंह बिहार के। हाँ उन्होंने हाँ अपना हाँ उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। उस समय के हम्म प्रेसिडेंट साहब जो थे, प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी इस्तीफा हम्म। देना चाहते थे, पर उस वक्त की सरकार, मनमोहन सिंह साहब की सरकार ने कह दिया था, सर आप इस्तीफा ना दीजिएगा। गवर्नर के इस्तीफे पे बात रुक गई थी। रुक गई। ओ, तो ये तो बड़ा भारी वो है इनके लिए, एक तरीके से ये इनके लिए सीख होनी चाहिए, रवि साहब के लिए जो गवर्नर हैं तमिलनाडु के अभी। और लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि जहाँ ये सारे जो हैं रबर स्टैंप्स हैं मोदी सरकार के, और ये तो हर चीज में अब तो हालत ये हो गई कि इवन स्पीकर जो है वो रबर स्टैंप बन चुके हैं, जैसा लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं उनके खिलाफ। तो ये इसमें आपको उम्मीद है कि अभी भी इस तरीके का मोरालिटी है पॉलिटिकल सिस्टम में कि गवर्नर ये सोच के रिजाइन करें, जैसे कि उस टाइम पे हुआ था? देखिए, मोरालिटी जो पॉलिटिशियन दिखाते हैं, वो पब्लिक के कहने पे दिखाते हैं। हाँ, अगर पब्लिक का लैक ऑफ मोरालिटी को मान लेती है, हम्म, तो ये पॉलिटिशियन भी नहीं दिखाते हैं। मैं ये समझता हूं हाँ, कि यथा प्रजा तथा राजा, वो भी बता सही है। राजा। ओके। अगर हाँ, प्रजा मोरालिटी पर इंसिस्ट नहीं करती है, तो हम्म, राजा बगैर मोरालिटी बैठ जाएगा। बैठ जाए। आपको आपको शायद याद होगा कि 1980 के दशक में, हाँ, जब गवर्नर आंध्र प्रदेश में जब गवर्नर रामलाल ने एनटी रामाराव की सरकार गिरा दी थैंक यू। थी। हाँ हाँ हाँ, हाँ तभी सारे ऑपोजिशन लीडर्स दिल्ली में मिलकर तब के प्रेसिडेंट साहब को मिलने गए थे, और उसके बाद गवर्नर रामलाल का इस्तीफा हुआ था। तो ओहो। आज भी ये एक मौका भी है ऑपोजिशन के लिए, एक साथ मिल के प्रेसिडेंट साहिबा को कहना कि आपके जो गवर्नर है, हाँ उनसे आप अधिकार वापस ले लीजिएगा, क्योंकि जो गवर्नर्स है वो भी प्रेसिडेंशियल डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पे सर्व करते हैं। ओके। जब तक जब तक प्रेसिडेंट का कॉन्फिडेंस है उन पर, तब तक वो अपने पद में बने रहते हैं। हाँ अगर हाँ वो हाँ इस्तीफा ना दे, तो प्रेसिडेंट इस जजमेंट को साइड करके ये कह सकते हैं, इस जजमेंट के बाद हमने हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो प्लेजर है, उनसे विड्रॉ कर लिया है। हम्म, हम्म। तो लेकिन शायद हाँ, जी। अगर लोग राष्ट्रपति जी से ये निवेदन करें कि आप आपका जो प्लेजर है या जो अथॉरिटी है गवर्नर साहब से वापस ले ले, तो शायद राष्ट्रपति जी को भी सोचना पड़ेगा। नहीं, लेकिन लेकिन हेगड़े साहब, ये राष्ट्रपति तो जो नॉर्मली जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसके व्यू पे डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति ऑन हर ओन और ऑन हिज ओन तो नहीं कर पाएंगे ये चीज। गवर्नर्स तो वो तो जो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर है, जो जी। जो मैसेज जाएगा वही तो करेंगे। तो इसमें आज की डेट में इस पर्टिकुलरली जब ऐसे गवर्नर्स नहीं होते हैं, ना ही प्रेसिडेंट्स होते हैं जो किसी भी तरीके से अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सके, कहने को तो प्रेसिडेंट के नाम पे सब कुछ होता है। तो ऐसी सूरत में आपको लगता नहीं है कि ये लॉ को भी ट्विस्ट एंड टर्न करने की कोशिश होगी?
जिस तरीके का देखिए माहौल है। देखिए प्रेसिडेंट और गवर्नर वो उस देश के या उस राज्य के फर्स्ट सिटीजन्स है। हम्म। तो वो लोग डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं बगैर हम्म। बगैर कैबिनेट एडवाइस के। पर उनका काम राइट। ये भी है फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड बनना, वो भी इस जजमेंट में है। जब तक आप अगर कहो कि मैं ये नहीं मानती हूँ कि ये जो हुआ है ये ये सही हुआ है, इसके जो एक्शंस है उसे सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित ठहराया है, इसके बाद इनका पद पे रहना देश के लिए अच्छा नहीं है, अगर वो परसुएड कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं। है। पर जब प्रेशर आ जाता है, जब जनता अपनी नाराजगी बता देती है, तब ऑटोमेटिकली अगर रेजिग्नेशन नहीं आता है तो विड्रॉल ऑफ प्लेजर हो सकता है। अच्छा। पर जैसे नहीं बट मैंने पहले कहा, यथा प्रजा तथा राजा, प्रजा पता पर लगा भी दायित्व लेकिन है डेमोक्रेसी चलाने का। और डेमोक्रेसी ये नहीं है कि सिर्फ आप 5 साल में एक बार वोट दे। आप राइट राइट। आप अगर डेमोक्रेसी चाहते हैं तो उस बीच के 5 साल में भी आपको आपके जो प्रथम सेवक या द्वितीय सेवक जो भी होते हैं, उनको हाँ संविधान के तहत ही काम करने पर मजबूर करना चाहिए। हाँ हाँ। राइट राइट। लेकिन लेकिन एक चीज बताइए कि ऐसी सिचुएशन में जो जो है, आपको लगता है इस तरीके की कुछ, डू यू रिमेम्बर एनी सिमिलर केस लाइक तमिलनाडु, जहां पे पहले भी इस तरीके का रहा? एक तो आपने उनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला बात बताई, लेकिन आप आज की डेट में जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग पार्टीज की हैं कई जगह, ऐसी सिचुएशन में आपकी नजर में कोई और भी हैं इस तरीके के स्टेट्स जहां सिमिलर इश्यूज सामने आए हों एंड नथिंग हैज हैपेंड? नहीं, अभी जैसे केरला में मेरे ख्याल से आरिफ मोहम्मद खान साहब कई कई सारे बिल्स पे बैठे हुए हैं, और केरला हाँ भी हाँ सुप्रीम कोर्ट आ चुका है। और केरला के जो वकील थे मिस्टर के वेणुगोपाल, उनका ये हाँ। कहना था कि वो केस को सीधे जस्टिस पार्डीवाला के बेंच पे भेजा जाए। तो ओ। तो वहाँ फैसला आने से पहले अगर केरला के राज्यपाल स्वयं जो सब पेंडिंग लेजिस्लेशन है उसे क्लियर कर हाँ देते हैं, तो फिर हाँ शायद फैसले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना वो हाँ भी ये रिस्क ले रहे हैं। हाँ हाँ तो ये जो अनेक राज्यों में हाँ हाँ। राज्यपाल के थ्रू जो डायरेक्ट दिल्ली से रूल करने का जो प्रक्रिया यस। चली आ रही है, हाँ जी हाँ। उस पर थोड़ा सा रुक लग गया है। खास तौर से मोदी सरकार में ये प्रथा चली आ ये रही है। हाँ, पिछले 10 सालों में जरा ज्यादा हुआ है। उससे हाँ पहले भी ऐसा नहीं था कि सब दूध के दूल्हे थे। हाँ हाँ बिल्कुल ट्रू। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल लगाने में भी बहुत सारे बहुत गवर्नरों ने हाँ बहुत सारे किस्से कारनामे किए हैं। पर उसके हाँ हाँ। बाद फिर बम्बई का जजमेंट आ गया। SR बोमई के जजमेंट के अच्छा बाद फिर अच्छा, हाँ नबांग रेबिया जो अरुणाचल प्रदेश वाला जजमेंट आ गया, जिसने उस पावर्स को भी डिफाइन कर दिया। वैसे ही हम्म। ये इस जजमेंट के बाद ये जो पॉकेट वीटो का जो कॉन्सेप्ट था कि हम सिर्फ जेब में रखे रहेंगे और कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, वो खत्म हो गया। ओह। राइट राइट। ये ये बहुत बड़ा स्टेप है। और ये खास तौर से इस सरकार को, प्रेजेंट सरकार, जहां पे बहुत ज्यादा आर्बिट्ररी डिसीजंस होते हैं, जो रवैया है सरकार का कि स्टेट गवर्नमेंट्स को, नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट्स को बिल्कुल पंगु बना दें, यही प्रयास रहता है। इसमें जो इस ऑर्डर के जरिए से अंकुश लग जाएगा, जो लग गया है, ये माना जाए,
कि लग गया है, ये तो अब बिल्कुल। सरकार कोई ना कोई तरीके से सोचेगी। हेगड़े साहब, आपको लगता है कोई इसको भी सर्कमवेंट करने का रास्ता निकाला जा सकता है क्या? क्योंकि बड़े जिस तरीके के लोग बैठे हुए हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूं। देखिए, ये हमेशा ऐसा ही होता है कि कोई जजमेंट आ जाता है और फिर कई लोग जजमेंट को नज़रअंदाज करने लगते हैं, कई कुछ और खोजने लगते हैं। जैसा कि एनजेएसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था कि अगर अगर वो किसी कैंडिडेट का नाम दोबारा दोहराते हैं तो उसे अपॉइंट कर देना चाहिए। अब अच्छा। उस जजमेंट के बावजूद भी ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम दोबारा कोलिजियम ने दोहराया है, फिर भी उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स आए नहीं हैं। ओ। क्या पता, हाँ, क्या पता अब इस जजमेंट के बाद कोई और बेंच ये कह दे कि अगर आप 3 महीने में ये अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन नहीं लाते हैं नहीं। हाँ। तो ये ऑटोमेटिकली ये इन्हें जज ठहराया जाएगा। पता नहीं, ये लॉ जो है जजमेंट टू जजमेंट, प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट बढ़ते जाता है। क्या क्या इस तरीके के बहुत केसेस हुए हैं ओवर द पास्ट, जबकि ये जो आपने अभी बताया कि जजेस के अपॉइंटमेंट के ऊपर बैठे रहते हैं, नहीं करती है गवर्नमेंट। ऑब्वियसली ये माना जाता है कि गवर्नमेंट अपने जो नॉमिनीज को पुश करना चाहती है, कि अपने किसी एक खास जने को बनाना है, तो और कोर्ट्स पे, सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डालते हैं या कोलिजियम पे प्रेशर डालते हैं कि पहले हमारे इस बंदे को लो, जज बनाओ, तब हम करेंगे। ऐसा भी तो होता है, सुनने में नहीं आता नहीं है। नहीं, हाँ, वो अलग किस्सा है। ये अच्छा। किस्सा अच्छा। ऐसा है कि जो हमारे नहीं है वो कभी जज हाँ। नहीं बनेंगे। जिन पर हमें कोई शक है, या ओके। जिनका जो जब वकील थे ये हमारे विरोधियों के लिए अपियर हुए हैं, हाँ हाँ। उनको हमारे ज़माने में जज नहीं बनने देंगे। ये वाला जो रवैया ओके। है, ये तो कई सारे किस्से हैं। जैसे बैंगलोर में एक वकील थे, आदित्य सोंदी। हाँ। वो सीए के प्रोटेस्टर्स के लिए कभी अपियर हुए थे, तो अच्छा। उनका नाम गया था तो उनका फाइल क्लियर हुई नहीं। या ओ। दो अच्छे जजेस जैसे जस्टिस अखिल कुरैशी, जस्टिस मुरलीधर, कभी सुप्रीम कोर्ट के लिए कभी रेकमेंड नहीं हुए। ओ। वैसे बहुत बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। या अच्छा। सौरव कृपाल है दिल्ली से, जिन्हें अपॉइंट किया नहीं गया है। तो ओके। आज के आलम में ये है कि अगर कि कोलिजियम किसी को भी रेकमेंड कर सकती है, उसमें थोड़े हाँ हाँ। शायद गवर्नमेंट के फ्रेंडली भी कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ हाँ न्यूट्रल हाँ। लोग हो सकते प्रो हैं। पर अगर प्रो गव कोई ऐसा बंदा है जिस पर शक हो गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उसे बनाती नहीं हाँ है। हाँ। और गवर्नमेंट काफी, और ये गवर्नमेंट तो ज्यादा ही इंसिस्टेंट रहती है। ये तो आइडियोलॉजी भी सुना है बहुत देख करके कि किस, यही नतीजा है हेगड़े साहब की। जिस तरीके के कई जजमेंट्स आते हैं, एक तो जज साहब ने जिस तरीके की बातें करी हैं, हिंदू मुस्लिम के कट को डिफाइन करना शुरू कर दिया है, जिसमें बड़ा उनके जजमेंट में तो इतना ज्यादा सांप्रदायिकता की बू आ रही थी। लेकिन वो शायद इसी वजह से है कि लोग प्रिवेल कर जाती है गवर्नमेंट अपनी आइडियोलॉजी के लोगों को पुश करने में। और इसी तरीके से मुझे लगता है कि ये अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ है, जो ये आदेश हुआ है बिल्स को लेकर के। और आगे उम्मीद की जाती है, यही कहेंगे ना हेगड़े साहब, की आगे उम्मीद की जाती है कि किसी और बेंच से, सुप्रीम कोर्ट या यही बेंच जो भी है, सुप्रीम कोर्ट से इस तरीके के भी आदेश हो जाए जहां पे जजेस के अपॉइंटमेंट में अंकुश लगाया जाता है, डिले किया जाता है फॉर नो रीजन, सिर्फ इस वजह से कि वो उनकी लाइन ऑफ थिंकिंग से मैच नहीं करती। यही आप कहना चाह रहे थे ना? तो जी, उसके लिए बिल्कुल भी, बिल्कुल। बट हाँ, तो इसको लेकर के, इसको एज अ प्रेसिडेंट लेकर के somebody can go to court and say कि
इस तरीके से जो होल्ड बैक करे गए हैं अपॉइंटमेंट्स, उनको भी पुश करने के लिए इसी तरीके का ऑर्डर लाया जाए? क्या इस तरीके का मुमकिन है? पूछने ये एक प्रेसिडेंट तो बन गया है। क्या ये हाँ। प्रिंसिपल सिर्फ गवर्नर्स पे लागू है या के और सिचुएशंस में भी लागू है? ये आर्गुमेंट मिल गया है, आर्गुमेंट मिल गया। दैट इज व्हाट आई मेंट। तो ये अच्छी तो फिर तो हम तो यही कहेंगे कि ये आगाज तो अच्छा है, अंजाम क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा कि कहां इसी तरीके के कानून बने, क्योंकि सरकारें जब हद से ज्यादा पार कर जाती हैं तो कोर्ट को बीच में दखल देना पड़ता है और उनको अलर्ट करना पड़ता है, गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जा रहे हैं। और यही किया है इस महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने, जिसने की अंकुश लगा दिया है गवर्नर्स पे और प्रेसिडेंट पे कि आप किसी भी बिल, कोई स्टेट गवर्नमेंट अपना कानून बनाना चाहती है तो उसके ऊपर आप बिना कोई लिमिट के अनलिमिटेड टाइम तक का लेकर के आप नहीं बैठ सकते। 3 महीने के अंदर आपको अपना निर्णय देना है और निर्णय के साथ अगर आप उसके खिलाफ जाते हैं तो आप उसकी वजह बताएंगे और उस वजह का भी निवारण जो है उसी पीरियड में होना है। तो 3 महीने की डेडलाइन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है और ये देश के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है और उम्मीद की जाती है कि इसके तहत आगे चल करके इस तरीके की नाजायज हरकतें जो कि रूलिंग पार्टीज कोशिश करती हैं करने की उन सरकारों पे जो ऑपोजिशन की सरकारें हैं, उस पे कोई ना कोई रोक लगेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हेगड़े साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी विस्तार से इस सब्जेक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.